और ये तय कीजिए कि अब आगे इस देश की दशा और दिशा क्या रहेगी। अब इस देश में आतंकवादियों की भर्त्सना की जाएगी या आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जाएगा। इस देश में शहादत देने वाले सैनिकों को शहीद कहा जाएगा या एनकाउंटर में मारे जाने वाले आतंकवादियों के नाम के सामने शहीद लिखा जाएगा। हमारे सैनिक जब एनकाउंटर में प्राणों की बलिदान देते हैं, जब अपना बलिदान देंगे तो उनके लिए लिखा जाएगा कि वो मारे गए या फिर यह कहा जाएगा कि वो शहीद हुए। आतंकवादियों की लाशों को कूड़े के ढेर में जलाया जाएगा या उनके जनाजे को शानदार जुलूस के साथ धूमधाम से निकाला जाएगा। आज आप सब सोचिएगा कि आपके बच्चों को धर्मनिरपेक्षता की कौन सी परिभाषा अब भविष्य में पढ़ाई जाएगी। इस देश का कानून सबके लिए बराबर होगा या एक विशेष वर्ग के लोगों को कुछ खास अधिकार दिए जाएंगे, ऐसे अधिकार जो आपके और हमारे पास नहीं होंगे। अब ये सब कुछ तय करने का समय आ चुका है और ये बात हम आज आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मार्च के महीने में इसी साल हमने आपको जमीन जिहाद के नाम से खबर दिखाई थी जो जम्मू से आई थी और यही जिहाद शब्द टुकड़े टुकड़े गैंग को इतना बुरा लगा, इतना चुभा कि उन्होंने हमारी आवाज को दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। और अब अर्बन नक्सल्स के इस गैंग ने वामपंथियों का गढ़ माने जाने वाले केरल में मेरे ऊपर गैर जमानती धाराओं के तहत एक एफआईआर दर्ज करवाई है और सीधे सीधे यह धमकी दी है कि जिहाद की बात करोगे तो सीधे जेल जाओगे। आज हमारा सवाल यह है कि क्या इस देश में जिहाद की बात करना गुनाह है? अगर हम जिहाद की बात करेंगे तो क्या हमें जेल में डाल दिया जाएगा? हम मोस्ट वांटेड बन जाएंगे? और अगर ऐसा है तो फिर हम इस देश को लोकतंत्र क्यों कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष क्यों कहते हैं, यहां अभिव्यक्ति की आजादी क्यों है, यहां मीडिया क्यों है? ये बात आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस देश में कोई भी भगवान गणेश का मजाक उड़ा सकता है, हिंदू देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी कर सकता है और इसे मजाक बता सकता है, यहां तक कि तिरंगे को अपने पैरों के नीचे कुचल सकता है। और हैरानी की बात यह है कि इनके खिलाफ किसी को गुस्सा नहीं आता, लेकिन अगर आपने जिहाद की बात कर दी तो एक पूरी की पूरी कौम आपकी खून की प्यासी हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यही लोग लोकतंत्र की बातें सबसे ज्यादा करते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई देते हैं। इन्हें हर समय लगता है कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, लेकिन संविधान और लोकतंत्र का सबसे ज्यादा दुरुपयोग भी यही लोग करते हैं, सबसे ज्यादा असहनशील यही लोग हैं। हाल ही में एक के बाद एक देश के कई पत्रकारों पर झूठी धाराओं के तहत राजनीतिक एफआईआर दर्ज की जा रही हैं अलग अलग राज्यों में और उन्हें सच दिखाने की सजा दी जा रही है, उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि अगर आपने सच कहा तो फिर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए आज हम इसी मुद्दे पर आपके साथ संवाद करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के खिलाफ केरल में एफआईआर का दुनिया भर में लोग विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बाहर पत्रकारों ने प्रदर्शन किया। पत्रकारों ने कहा कि सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर जमीन जिहाद जैसे मुद्दे को सामने आने से रोकने की कोशिश है। सामने नहीं आने देने के लिए कोशिश करना, ये जो पुरानी एक पॉलिटिकल कल्चर है वो कल्चर सामने आ रहा है। जो डिजाइनर पत्रकार हैं ये उनके इशारे पे किया जा रहा है। लंदन में हाउंसलो काउंसिल के मेयर भी रह चुके भारतीय मूल के दर्शन ग्रेवाल समेत कई अप्रवासी भारतीयों ने भी इस लड़ाई में सुधीर चौधरी का समर्थन किया। अभी मेरे को पता चला कि केरला के अंदर सुधीर चौधरी हमारे सीनियर जीटीवी के प्रेजेंटर जो है उनके खिलाफ एक एफआईआर की गई है, तो इसका हमें बहुत दुख हुआ है। कई केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और नेताओं ने जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर को गलत बताया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से ये एफआईआर दर्ज की गई, मामला दर्ज किया गया, बिना वजह के किया गया और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। वो और तेजी से उभरेगा, वो और तेजी से फैलेगा। डीएनए में जम्मू कश्मीर में जमीन जिहाद से जुड़ी खबर दिखाने पर जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी के खिलाफ केरल में एफआईआर दर्ज की गई। जमीन जिहाद का सच दिखाने के लिए जी न्यूज की टीम आज दोबारा उन जगहों पर पहुंची। जी न्यूज ने अपनी पड़ताल में पाया कि किस तरह जम्मू में तवी नदी के किनारे तक रसूखदार और नेताओं ने रोशनी कानून का इस्तेमाल कर जमीन पर कब्जा किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया में अपने स्वास्थ्य को लेकर फैलाई अफवाहों पर विराम लगा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। गृह मंत्री ने ट्वीट किया है
पिछले कई दिनों से कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई हैं। यहाँ तक कि कई लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए भी ट्वीट कर दुआ मांगी है। देश इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और देश के गृह मंत्री के नाते देर रात तक अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण मैंने इन सब पर ध्यान नहीं दिया। परंतु मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं और मेरे शुभचिंतकों ने विगत 2 दिनों से काफी चिंता व्यक्त की। उनकी चिंता को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं और मुझे कोई बीमारी नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह के स्वास्थ्य को लेकर अफवाह फैलाने वालों की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निंदा की। किसी के स्वास्थ्य के बारे में इस तरह की गलत सूचना फैलाने से ऐसे लोगों की मानसिकता का पता चलता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें। गृह मंत्री की सेहत को लेकर अफवाह फैलाने के आरोप में अहमदाबाद में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। किस तरह से इन लोगों ने ये पोस्ट को आगे बढ़ाया, रीट्वीट किया है, किसकी क्या क्या भूमिका रही है, इसके बारे में जो अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच में एक ऑफेंस रजिस्टर किया गया है। देश में कोरोना के मरीजों के ठीक होने की रफ्तार से उम्मीद जगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि देश में कोरोना से मृत्यु दर 3.3% है, जबकि रिकवरी रेट 29.9%। 2.41% मरीज आईसीयू में हैं। 0.38% मरीज को ही वेंटिलेटर पर रखा गया है, जबकि 1.88% मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। Recovery rate has climbed up to 29.9%. These are very good indicators. The doubling rate for the last 3 days has been about 11 days. देश में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय हर दिन राज्यों के ग्रुप के साथ समीक्षा बैठक कर रहा है। आज पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ बैठक हुई। कोरोना के मरीजों की पहचान करने के लिए सरकार ने देश में टेस्टिंग लैब की संख्या को बढ़ाया है। अब हर दिन 95,000 सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं। 332 सरकारी और 121 निजी लैब में टेस्ट हो रहा है। अभी तक देश भर में 15,25,631 टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में फिलहाल कोरोना के कुल 59,662 मरीज हैं। देश में अब तक कोरोना से 1,981 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना की वैक्सीन बनाने की दिशा में भी काम हो रहा है। ICMR अब कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए भारत बायोटेक के साथ मिलकर काम करेगा। गुजरात में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की समीक्षा के लिए दिल्ली से एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया आज अहमदाबाद पहुंचे। डॉक्टर गुलेरिया ने अहमदाबाद में डॉक्टरों के साथ बैठक की। अहमदाबाद में आज सबसे अधिक 280 नए मामले सामने आए। गुजरात में कोरोना के कुल 7,402 मरीज हैं, जबकि 449 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई के सबसे बड़े हॉटस्पॉट धारावी में कोरोना के 25 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 19,063 मरीज हैं। राज्य में अब तक 731 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,318 मरीज हैं। यहां 68 मरीजों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल 3,214 मरीज हैं। अब तक 66 की मौत हुई है। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की संख्या 6,009 हो गई है। यहां 40 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर कार्रवाई करते हुए मुंबई में एक 9 मंजिला इमारत के कुछ हिस्से को सीज किया है। सीज किए गए बिल्डिंग के हिस्से की कीमत करीब 16 करोड़ 38 लाख रुपए है। ईडी ने कुर्की के लिए AJL कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा को नोटिस जारी किया है। AJL में गांधी परिवार के भी सदस्य हैं और ये कंपनी नेशनल हेरल्ड न्यूज़पेपर निकालती है। AJL केस में ईडी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोतीलाल वोरा के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। आरोप है कि AJL को कम कीमत पर प्लॉट का आवंटन हुआ था। कश्मीर में हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू की मौत के तीसरे दिन आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सईद सलाउद्दीन का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में सलाउद्दीन कबूल कर रहा है कि कश्मीर में आतंकी अपने काम को अंजाम देने में जुटे हैं, लेकिन भारतीय सेना का पलड़ा बहुत भारी है। सलाउद्दीन कह रहा है कि इस साल जनवरी से अब तक भारतीय सेना ने 80 आतंकियों को मार गिराया है। 80 मुजाहिदीन इकराम जान शहादत नोश कर चुके और सब के सब आला तालीम याफ्ता थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवली से विधायक प्रकाश जारवाल पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।
दिल्ली के नेप सराय के डॉक्टर राजेंद्र भाटी ने 18 अप्रैल को फांसी लगाकर जान दे दी थी। डॉक्टर भाटी के सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल का नाम था। प्रकाश जारवाल पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने विधायक प्रकाश जारवाल को 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। कोर्ट ने कल 8 मई को प्रकाश जारवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के हवाला कनेक्शन की जांच कर रही एजेंसियों की नजर पुरानी दिल्ली के हवाला कारोबारियों पर भी है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को शक है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पुरानी दिल्ली के कई हवाला कारोबारियों की मदद ली जाती थी। जांच एजेंसियां ऐसे कारोबारियों से जल्द पूछताछ कर सकती हैं। वहीं मरकज को रेलवे टिकट बुक करने की कमर्शियल आईडी कैसे मिली, इसकी जांच भी शुरू हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच रेलवे को चिट्ठी लिखकर जानकारी मांगेगी कि आईडी किसके नाम से बनाई गई, कैसे कमर्शियल आईडी को स्वीकृति मिली, पिछले 6 महीने में कितने जमातियों को कहां-कहां भेजा गया और किस क्लास से उन्हें सफर करवाया जाता था। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच इस बात की जानकारी भी मांगेगी कि किस बैंक खाते का इस्तेमाल टिकट बुक करने के लिए किया जाता था। राम जन्मभूमि स्थान को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार ने गजट के जरिए अधिसूचना जारी करके कहा है कि राम जन्मभूमि को ऐतिहासिक महत्व के स्थान और एक सार्वजनिक पूजा के प्रसिद्ध स्थान के रूप में माना जाएगा। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना में ये भी कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए दान देने वालों को टैक्स में छूट भी दी जाएगी। इस वित्त वर्ष में ये छूट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान देने पर ही मिलेगी। वित्त मंत्रालय की तरफ से ये छूट आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के तहत दी जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना 5 फरवरी को हुई थी। आज आप सबके साथ बहुत जरूरी बात करनी है। हम कोई कलाकार नहीं है, कोई एक्टर नहीं है जो किसी और के लिखे हुए शब्द या डायलॉग्स आपके सामने आकर पढ़ दें, और हमारे शब्द भी इतने सस्ते नहीं हैं कि कोई उन्हें पुरस्कार या पैसे से खरीद ले। इसलिए हम आपको किसी भी कीमत पर हमेशा सच ही दिखाएंगे और सच के अलावा कुछ नहीं दिखाएंगे। आज हम एक बार फिर जिहाद की बात करेंगे। वो जिहाद जिसका नाम सुनते ही इस देश में बहुत सारे लोग परेशान हो उठते हैं। आपको याद होगा, करीब 2 महीने पहले हमने डीएनए में जमीन जिहाद की बात की थी और उसका जवाब देने के लिए देश में एफआईआर जिहाद की शुरुआत हो गई है। आज हम आपके सामने 2 विकल्प रखना चाहते हैं। आप सच बोलने वाले जी न्यूज को चुनना चाहते हैं या फिर जिहाद के नाम पर नफरत और झूठ फैलाने वालों को चुनना चाहते हैं। यह सीधे सीधे एक लड़ाई है और इस लड़ाई का नाम हमने दिया है जिहाद वर्सेस जी। इसी वर्ष 11 मार्च को डीएनए में हमने आपको जम्मू कश्मीर में चल रहे जमीन जिहाद का सच दिखाया था। आंकड़ों के आधार पर दिखाया था, तथ्यों के आधार पर दिखाया था। हमने आपको जिहाद का एक चार्ट भी दिखाया था और आपको बताया था कि कैसे भारत में सिर्फ आतंकवादी ही जिहाद नहीं फैला रहे हैं, बल्कि एक पूरा के पूरा खास वर्ग ऐसा है जो वैचारिक स्तर पर इस जिहाद को फैला रहा है। कहने का मतलब यह था कि एक सॉफ्ट जिहाद होता है और एक हार्ड जिहाद होता है। देश को जिहाद का सच दिखाना हमारा शायद सबसे बड़ा गुनाह था, क्योंकि कुछ लोगों को यह सच पसंद नहीं आया। ऐसे ही कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ केरल में जाकर गैर जमानती धाराओं में एक एफआईआर दर्ज करा के मुझे इसकी सजा देने की कोशिश की है। सीधे सीधे ये बताने की कोशिश की है कि अगर जिहाद का नाम लोगे तो सीधे जेल जाओगे। अब आप सोचिए, ये खबर हमने आपको दिखाई थी जम्मू से और एफआईआर दर्ज हुई है केरल में। केरल में क्यों? 11 मार्च को डीएनए में जमीन जिहाद पर दिखाए गए कार्यक्रम को आधार बनाकर केरल के कोझिकोड में मेरे खिलाफ एक गैर जमानती एफआईआर दर्ज हुई। केरल वामपंथियों का गढ़ माना जाता है, आप सब जानते हैं, और अर्बन नक्सल्स ने इसी का फायदा उठाते हुए ये एफआईआर वहां जाकर दर्ज करवाई है, वो भी एक ऐसे संगठन के द्वारा जो कि राजनीतिक संगठन है। इस एफआईआर में मुझ पर यह आरोप लगाया गया है कि मैंने मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश की है। जी न्यूज पर यह आरोप है कि जी न्यूज ने मुसलमानों के धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और कहा जाता है कि एक लोकतांत्रिक देश में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन हमारे देश में मौजूद एक गैंग अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर उन्होंने दुकानें तो बड़ी बड़ी खोल रखी हैं, लेकिन ये गैंग सिर्फ वही सुनना चाहता है
जो उसे पसंद है। जो इस गैंग के खिलाफ बात करता है उसे कानून का दुरुपयोग करके सीधे जेल भेजने की तैयारी कर ली जाती है। ये वो लोग हैं जो अक्सर लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, कहते हैं लोकतंत्र में किसी के बीच भी मतभेद हो सकते हैं। आपने भी यही सुना होगा, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि लोग आपस में एक दूसरे से मतभेद रख सकते हैं, एक दूसरे से मन की बात कह सकते हैं, लेकिन जब कोई इनके खिलाफ राय रखता है या इनका विरोध करता है तो ये लोग उसके खून के प्यासे हो जाते हैं। तो फिर ये किस बात का लोकतंत्र है? ये लोग नक्सलियों की विचारधारा का भी समर्थन करते हैं और आतंकवादियों को भी वैचारिक प्रोत्साहन और प्रोटेक्शन देते हैं। वैसे तो ये लोग उस विचारधारा के समर्थक हैं जो विचारधारा धर्म को एक नशा मानती है। इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा, धर्म को इन लोगों ने एक नशा बना दिया है और आज ये लोग पूरे देश को इसी नशे का गुलाम बनाने पर तुले हुए हैं। हमारे खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर उस सच को आपके सामने रखने की सजा है जिसे कोई सामने लाना नहीं चाहता था, क्योंकि यह सच लाना बहुत मुश्किल काम है। कौन इन परेशानियों में पड़ेगा? कौन अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगा? कौन अदालतों के धक्के खाएगा? कौन जगह जगह देश भर में जाकर थानों में अपनी पेशी देगा? और इसके और भी बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे आपको जीवन भर कोई पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। बहुत सारे मीडिया संस्थान ऐसे हैं जहां जीवन भर आपको कभी नौकरी नहीं मिलेगी। यह आतंकवादियों के इशारों पर काम करने वाली वो लॉबी है जो चाहती है कि देश में सिर्फ एक ही धर्म के पास सारी आजादी हो। इस विशेष वर्ग और कौम का विरोध करने की आजादी किसी को ना दी जाए। इसलिए आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि अब आप तय कर लीजिए कि आपको कैसा देश चाहिए। यह एफआईआर केरल के एक वकील ने दर्ज कराई है और यह वकील केरल में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन यानी AIYF का ज्वाइंट सेक्रेटरी है। AIYF वामपंथी विचारधारा का समर्थन करने वाली एक राजनीतिक संस्था है। यह संस्था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI का यूथ आउटफिट मानी जाती है। केरल में वामपंथी गठबंधन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है, जिसका CPI भी एक हिस्सा है, यानी केरल में इस व्यक्ति की पार्टी की ही सरकार है। अब आप समझ सकते हैं कि इस पूरे FIR का केरल में क्या कनेक्शन है और यह भी समझ सकते हैं कि किसी राज्य में जिस व्यक्ति की सरकार होगी, जिस पार्टी की सरकार होगी, जिस विचारधारा की सरकार होगी, वो सरकार आपके साथ क्या क्या कर सकती है। वो बिना तथ्यों के आपके खिलाफ FIR दर्ज करा सकती है, आप पर मनगढ़ंत आरोप लगाए जा सकते हैं। लेकिन अब आप बदले की इस कार्रवाई की वजह भी जान लीजिए। हम इस देश के कानून का पूरा सम्मान करते हैं, इस देश की अदालतों का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे डराने की कोशिश करेगा तो फिर हम ना तो रुकेंगे और ना ही झुकेंगे। इसीलिए किसी भी अदालत में जाने से पहले, किसी भी थाने में पेश होने से पहले हम आपके सामने पेश हुए हैं ताकि आपको पूरी की पूरी तस्वीर आपके सामने बिल्कुल साफ रहे, क्योंकि कोई भी देश उस देश में रहने वाले लोगों से बनता है और हम ये जानना चाहते हैं कि इस देश में रहने वाले लोगों की मर्जी क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं। हमारे लिए सर्वोपरि वही है। अब देखिए, अब मैं आपके सामने हमारे तमाम गुनाहों की एक लिस्ट बनाकर लाया हूं और ये लिस्ट आपके सामने हम पेश करेंगे। हमने इस साल कौन कौन से गुनाह किए हैं कि ये साल 2020 राष्ट्रवादी पत्रकारों के लिए एक आपातकाल साबित हो रहा है। अब गुनाहों की लिस्ट देखिए। इस साल 11 मार्च को DNA में हमने आपको एक ऐसा सच दिखाया जिस पर वर्षों तक पर्दा डालकर रखा गया था। हमने अपने इस शो में सारे तथ्यों और सबूतों के साथ आपको बताया था कैसे जम्मू कश्मीर में एक कानून की आड़ में, जिसे रोशनी एक्ट कहते हैं, इस कानून की आड़ में धर्म के आधार पर जनसंख्या को बदलने की कोशिश होती रही और सरकारें इसे रोकने की बजाय इसे प्रोत्साहन देती रही। हमने आपको तथ्यों के साथ यह सच बताया था कि कैसे सरकारी जमीन पर मालिकाना हक देने वाले रोशनी एक्ट के तहत जम्मू में 25,000 लोग बसा दिए गए, जबकि कश्मीर में सिर्फ 5,000 लोगों को बसाया गया। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी उस रिपोर्ट में कि हिंदू बाहुल्य जम्मू में जिन 25,000 नए लोगों को सरकारी जमीन का कब्जा दिया गया, उनमें से ज्यादातर मुसलमान थे। इसी तथ्य के आधार पर हमने ये सवाल उठाया था, क्या इतने वर्षों तक जम्मू की हिंदू बाहुल्य आबादी को मुसलमान आबादी से बदलने की साजिश होती रही है? और उसी शो में हमने जिहाद का एक चार्ट भी आपको दिखाया था और बताया था कि कैसे एक तरफ आतंकवादी कट्टर जिहाद फैला रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ वैचारिक जिहाद फैलाने में जुटे हैं।
जिहाद दो तरह के होते हैं, ये हमने आपको उसी शो में बताया था और यही बात इस वर्ग को बहुत चुभ गई। कश्मीर में आतंकवादी रियाज नाइकू सेना के हाथों मारा गया था। रियाज नाइकू कट्टर जिहाद यानी हार्ड जिहाद फैला रहा था। यह अपने आप को जिहादी कहता था और उसकी मौत के बाद उसके समर्थक सॉफ्ट जिहाद यानी वैचारिक जिहाद फैला रहे हैं। अब आपको ये अंतर समझ में आ जाएगा। ये जो आतंकवादी था ये बंदूक के जरिए जिहाद कर रहा था, इसे हार्ड जिहाद कहेंगे। और वैचारिक जिहाद फैलाने वाले इस आतंकवादी को एक दर्जी का मासूम बेटा बुला रहे हैं। कोई इसे नेता कह रहा है, कोई इसे विद्रोही कह रहा है, कोई इसे मिलिटेंट कह रहा है, कोई इसे कमांडर कह रहा है। किसी की नजर में यह आतंकवादी गणित का अध्यापक था तो किसी के लिए वो एक शानदार पेंटर था और इसी को वैचारिक जिहाद कहते हैं। और जब हम वैचारिक जिहाद फैलाने वालों को एक्सपोज करते हैं तो ये लोग तिल मिला जाते हैं और ये पॉलिटिकल एफआईआर उसी का नतीजा है। अब आपको समझ में आ गया होगा, जो मारा गया आतंकवादी ये हार्ड जिहादी था और जो लोग अब उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, जो लोग उसके बारे में शानदार भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग उसे शहीद बता रहे हैं, ये लोग इसे कहते हैं सॉफ्ट जिहाद। जिस दिन हमने जिहाद का चार्ट आपको दिखाया, हमने उसी दिन यह साफ कर दिया था कि जिहाद पर हमारे विश्लेषण किसी धर्म को लेकर नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके इरादे नापाक हैं, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जिनकी विचारधारा कट्टर है, जो लोग देश को एक रखना चाहते हैं, जो लोग इस देश को तोड़ना नहीं चाहते हैं। ये डायग्राम उनके लिए नहीं है। ये बात हमने उस दिन भी स्पष्ट की थी और आज आगे बढ़ने से पहले ये जो स्पष्टीकरण मैंने उस दिन दिया था मैं आप सबको भी सुनवाना चाहता हूं। आप भी सुनिए। जिहाद क्या है ये मत समझिए कि जिहाद सिर्फ हथियारों से लड़ाई जाएगी। जिहाद अलग अलग हथियारों से, जो हथियार एक तो आपके वो हथियार हैं जिनसे जान ली जा सकती है, लेकिन एक वो हथियार हैं जिनसे दिमाग पर असर डाला जा सकता है। इसलिए एक सॉफ्ट जिहाद है और एक हार्ड जिहाद है, वैचारिक जिहाद भी है और कट्टर जिहाद भी है। इसलिए आज हमने आपके लिए डिकोड किया है। और फिर हम बता दें, ये जो जिहाद शब्द है ये उन लोगों का शब्द है जिनके नापाक इरादे हैं। इसलिए जो लोग चाहे किसी भी धर्म के हों, अगर उनके इरादे नापाक नहीं हैं तो वो ये ना समझें कि हम उन पर कटाक्ष कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपने देश को एक रखना चाहते हैं, तोड़ना नहीं चाहते हैं, तो ये आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो देश को तोड़ना चाहते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों। इस जिहाद का जो सीधा सीधा मतलब है वो उन लोगों से है जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। ये बात हमने उस दिन भी कही थी और हम आज भी कह रहे हैं। इसलिए अब बड़ा सवाल ये आता है कि देश अब दो वर्गों में बंट चुका है। एक वर्ग उन लोगों का है जो जान गंवाने वाले सैनिकों को शहीद मानते हैं, शहादत देने वाले हमारे वीर जवानों को शहीद कहते हैं, और दूसरा वर्ग उन लोगों का है जो मासूमों का खून बहाने वाले आतंकवादियों को अपना नायक मानते हैं और इन आतंकवादियों को शहीद कहते हैं। अब आपको यह चुनना है कि आप किस वर्ग को चुनना चाहते हैं। आपको तय करना है आप कैसा देश बनाना चाहते हैं। अगर देश विरोधियों की चली तो इस देश में आतंकवादियों की यादों में, आतंकवादियों की याद में अब स्मारक बनाए जाने लगेंगे, उनकी बंदूकों और वर्दियों को म्यूजियम्स में रखा जाने लगेगा और आप आतंकवाद के इतिहास को कुर्बानी का इतिहास मानने पर मजबूर कर दिए जाएंगे। अब तक आप समझ गए होंगे कि जिहाद पर हमारा सच इन लोगों को इतना बुरा क्यों लगा। लेकिन यहां मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। मैं पिछले 26 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, टीवी पर आकर आपको ऐसे ही हर रोज खबर सुना रहा हूं। इस दौरान मैंने आपको अच्छी खबरें भी बताई, बुरी खबरें भी बताई। कुछ खबरें देखकर आप उदास हुए होंगे तो कुछ खबरों से आपको उम्मीद बंधी होगी। कुछ खबर में दुख होगा, कुछ में खुशी होगी। इस दौरान मैं ऐसी बहुत सारी जगहों पर भी गया जहां मेरी खुद की जान खतरे में आ गई थी, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इन 26 वर्षों में मैंने सियाचिन में -50 डिग्री तापमान में रिपोर्टिंग की ताकि आपको पता चल सके कि हमारे वीर सैनिक वहां कैसे जिंदा रहते हैं। जब भारत की संसद पर आतंकवादियों ने हमला किया था तब मैंने संसद के ठीक सामने से वहीं पर आपके लिए रिपोर्टिंग की थी। अफजल गुरु, जिसको कि बहुत सारे लोग हीरो मान रहे थे, मेरे दिल से पूछिए कि अफजल गुरु ने उस दिन कितना बड़ा देश तोड़ने का काम किया था, देश को बर्बाद करने का काम किया था। वो मेरे जैसे लोग ही समझ सकते हैं क्योंकि मैं वहां उस दिन मौजूद था। मैंने कारगिल युद्ध की रिपोर्टिंग की है, कारगिल युद्ध को करीब से देखा है, इसलिए मैं जानता हूं कि जब ऐसे युद्ध होते हैं तो क्या होता है।
आतंकवादी संगठन ISIS को करीब से देखने के लिए मैं सीरिया तक पहुंच गया था, उस समय जब दुनिया के बहुत सारे पत्रकार वहां जाने के ख्याल से भी डरते थे। ये सारे ऐसे असाइनमेंट्स थे जिनमें किसी भी दिन कहीं भी जान जा सकती थी। मेरा परिवार भी मुझसे पूछता था ऐसी खतरनाक जगहों पर जाने की आखिर क्या जरूरत है, लेकिन मैं आपको अनदेखी और अनसुनी कहानियां बताना चाहता था। और सच कहूं तो ऐसा करके एक बहुत संतुष्टि की भावना आती थी। अच्छा लगता था कि आपको घर बैठे हमने ऐसी ऐसी जगहों की खबरें दिखाई जहां शायद आप कभी ना जा पाएं। एक अजीब खुशी मिलती थी, एक संतुष्टि मिलती थी और लगता था कि आप ही हम सब का परिवार हैं। पिछले 2 महीनों से भारत समेत पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे और इस दौरान भी मैं और जी न्यूज की पूरी टीम हर रोज दफ्तर आते हैं, बाहर भी जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, अपनी जान जोखिम में डालकर हर रोज आप तक वैसे ही खबर पहुंचा रहे हैं जैसे पहले पहुंचा रहे थे। ये जो हमारी टीम है इनके भी परिवार हैं और इनके परिवार वाले भी अक्सर इनसे यही पूछते हैं कि क्या ये लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, क्या ये लोग भी बाकी तमाम लोगों की तरह घर में रहते हुए काम नहीं कर सकते, क्या ये लोग घर में रहते हुए अपने वीडियो बनाकर लोगों को नहीं भेज सकते। लेकिन हमने ये तय किया कि आप लोग अपने घर में रहिए और हम आपके लिए बाहर जाकर काम करेंगे। ये सब कुछ हमने किसी पुरस्कार की उम्मीद में नहीं किया, किसी पद के लालच में, किसी पैसे के लालच में नहीं किया। हमने ये सब सिर्फ आपके प्यार के लिए और इस देश के लिए किया। लेकिन इतना सब करने के बाद भी जब देश के कोने कोने से हमें इनाम के तौर पर ऐसी FIR और लीगल नोटिस मिलते हैं तो कई बार अपने आप से ये सवाल पूछने का मन करता है कि इस देश में ये हो क्या रहा है। ये जो FIR दर्ज की गई है ये IPC की धारा 295A के तहत दर्ज की गई है, जिसके तहत जी न्यूज पर मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप लगे हैं। ये धारा सच बोलने वाले पत्रकारों के खिलाफ बदले की कार्रवाई का अक्सर हथियार बनती है। जब भी किसी पत्रकार को दबाना होता है, उसे सबक सिखाना होता है, तो यही धारा लगाई जाती है, क्योंकि यह धारा बहुत आसानी से लग जाती है। दूसरा, यह धारा नॉन बेलेबल है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक तस्वीर शेयर करना चाहता हूं। यह तस्वीर वो पुरस्कार है जो हमें पत्रकारिता के लिए मिलता है। इस तस्वीर में आप एक बुजुर्ग महिला को अपने मोबाइल फोन पर DNA देखते हुए देख सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें कोई पुलित्जर पुरस्कार नहीं चाहिए, कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए। यही तस्वीरें हमारा असली पुरस्कार है। ये बुजुर्ग हमारी माँ की तरह हैं, हमारी दादी की तरह हैं, और अगर इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे तो सोचिए फिर इससे ज्यादा किसी को भी और क्या चाहिए। हो सकता है कि किसी की बात आपको अच्छी ना लगे, यह भी हो सकता है कि किसी के विचार आपको पसंद ना आए, लेकिन क्या इस वजह से उसे जेल में डाल दिया जाएगा? अगर किसी पत्रकार ने ऐसी खबर दिखाई जो आपको अच्छी नहीं लगी, आप उसे जेल में डाल देंगे, आप उसे गिरफ्तार कर लेंगे। विडंबना यह है कि यही लोग अभिव्यक्ति की आजादी के सबसे बड़े चैंपियन हैं, सबसे बड़े ठेकेदार हैं। इन लोगों के खिलाफ जो भी बात करता है, जो भी इनसे सवाल उठाने की हिम्मत करता है इन पर, उस पर ये FIR दर्ज करवा देते हैं, क्योंकि इस देश में अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहां इनकी सरकारें चलती हैं। हमारी गलती क्या थी? हमने तो सिर्फ यही किया कि गलत को गलत कहा और सही को सही। लेकिन इन लोगों का मानना यह है कि गलत को गलत मत कहो और सही गलत का फैसला धर्म को देखकर करो। अगर आरोपी एक धर्म विशेष के हैं तो ये लोग चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई बात ना हो, जैसे कि तबलीगी जमात के मामले में इन्होंने किया। इन्हें हमारी वो रिपोर्टिंग पसंद नहीं आई थी और हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पर जी न्यूज के खिलाफ बहुत अभियान चले उस समय। इसी तरह से जब हमने डॉक्टर्स और पुलिस वालों पर हुए हमलों की रिपोर्टिंग की और सवाल उठाए कि एक खास धर्म और कुछ खास मोहल्लों में ही ऐसे हमले क्यों हो रहे हैं, तो ये बात भी इन्हें अच्छी नहीं लगी। इसी तरह से जब हमने सोशल मीडिया पर चल रहे उन वीडियोस को दिखाया जिसमें कुछ मुस्लिम युवक धर्म का नाम लेकर ये कह रहे थे कि कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो ये भी इन लोगों को पसंद नहीं आया। इन लोगों ने यह तय कर लिया कि टिकटॉक पर इनका राज चलेगा, टिकटॉक पर इनके वीडियोस चलेंगे और वो वीडियो ऐसे होंगे जो देश को पोलराइज करेंगे, जो तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। जबकि हम उन लोगों की पोल खोल रहे थे जो चाहते थे कि देश में कोरोना फैल जाए, जो चाहते थे लॉकडाउन फेल हो जाए, जो चाहते थे कोरोना से लड़ाई में देश हार जाए। लेकिन हम जो सच्चाई दिखा रहे थे वो इन लोगों को बहुत कड़वी लगी।
असल में ये ऐसा इकोसिस्टम है जो एक ही धर्म की बात चलाना चाहता है, उसी की बात सुनना चाहता है। ये इकोसिस्टम धर्म के नशे में लोगों को डुबोना चाहता है, जिससे वो धर्म को ही सब कुछ माने और धर्म के सामने सब कुछ भूल जाएं। जिहाद के चार्ट के बाद अब हम आपको टेरर का यही चार्ट दिखाना चाहते हैं, टेम्पलेट दिखाना चाहते हैं। अब आप ये समझ लीजिए इस टेरर टेम्पलेट के तहत क्या क्या होता है। इसका फॉर्मूला है, इसके तहत पहले सच दिखाने वाले पत्रकारों को आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है, उन पर नजर रखी जाती है, उन्हें शुरू में सोशल मीडिया पर धमकी दी जाती है और फिर एक दिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। फिर ऐसे राज्य सरकारें जो इनके साथ मिली हुई हैं, उन राज्य सरकारों के साथ मिलकर यह तय किया जाता है कि यह एफआईआर गैर जमानती धाराओं के तहत ही दर्ज हो, ताकि इन सब पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा सके, जेल में डाला जा सके, इन्हें जमानत ना मिले। और तीसरे चरण में सारी मशीनरी ऐसे पत्रकारों को जेल में डालने की कोशिश में जुट जाती है, उनका बॉयकॉट, बहिष्कार होना शुरू हो जाता है और ये एफआईआर और ये टेरर टेम्पलेट राजनीति से प्रेरित होती है। इसके लिए धर्म को आधार बनाया जाता है। धर्म ही सबसे बड़ा नशा है। अब धर्म निरपेक्षता के नाम पर उन लोगों की आवाज दबाई जाती है जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं। राष्ट्रवाद को एक गाली की तरह माना जाता है और इसके लिए ये जो हम जिस सॉफ्ट जिहाद की बात कर रहे थे, उसी सॉफ्ट जिहाद की मदद ली जाती है। इसी टेरर टेम्पलेट के तहत सच दिखाने वाले पत्रकारों की पहचान होती है और फिर उन्हें जेल जाने का डर दिखाया जाता है। एक विदेशी न्यूज एजेंसी जिसका नाम है रॉयटर्स, उस एजेंसी ने रियाज नायकू के एनकाउंटर की हेडलाइन में लिखा है कि भारतीय सेना ने गणित के अध्यापक से बागी कमांडर बने एक व्यक्ति को मार डाला। देखिए और बड़ा करके आप देखिए, ये बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है इस दुनिया की। और देखिए ये लिख रही है, इंडियन ट्रूप्स किल मैथ्स टीचर टर्न्ड रेबेल कमांडर इन कश्मीर। अब आप देखिए इस आतंकवादी को आतंकवादी कहने में इस न्यूज एजेंसी को कितनी शर्म आ रही है। और यह सब कुछ धर्मनिरपेक्षता के नाम पर किया जा रहा है, यह सब कुछ लोकतंत्र के नाम पर किया जा रहा है, यह सब कुछ लिबरल गैंग के नाम पर किया जा रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं जिस दिन हम बीच में से हटे, आपको एनकाउंटर की खबरें इस भाषा में पढ़ने और सुनने को मिलेंगी। यह मीडिया के एक हिस्से का ऐसा दोहरा चरित्र है जिसे हम बार बार एक्सपोज करते हैं और हमारा यही सच इन्हें कड़वा लगता है। एक आतंकवादी को गणित का अध्यापक बताने वाले लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि क्या इस हिसाब से ओसामा बिन लादेन को आतंकवादी की बजाय एक सिविल इंजीनियर लिखा जाना चाहिए था? क्या हमें यह लिखना चाहिए था कि अमेरिका की सेना ने एक सिविल इंजीनियर को मार डाला क्योंकि ओसामा बिन लादेन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी? ओसामा बिन लादेन का उत्तराधिकारी और अलकायदा का प्रमुख अल जवाहिरी एक सर्जन था, तो क्या उसका मारा जाना इस तरीके से लिखा जाएगा जैसे सेना ने किसी डॉक्टर को मार डाला? अमेरिका में 9/11 के हमले के दौरान न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से प्लेन को टकराने वाला आतंकवादी मोहम्मद अता एक आर्किटेक्ट था, तो क्या विदेशी मीडिया उसके लिए यह लिखेगा कि इसमें एक आर्किटेक्ट मारा गया? अगर इसी तरह से सोचा जाए तो फिर दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन ISIS के प्रमुख अबू बकर अल बगदादी ने भी इस्लामिक स्टडीज में PhD की थी, वो इस्लामिक स्कॉलर था, तो क्या उसके मारे जाने की खबर को भी ऐसे ही लिखा जाना चाहिए था जैसे वो कोई इस्लामिक दार्शनिक था और एक दार्शनिक मारा गया? भारत का दुश्मन नंबर 1 हाफिज सईद भी लाहौर की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुका है। हाफिज सईद खुद को मानवतावादी बताता है अपने बायोडेटा में और आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा को सामाजिक कार्यों से जुड़ा संगठन बताता है, तो क्या उसका मारा जाना भी एक मानवतावादी का मारा जाना कहलाएगा? लेकिन अगर हम बीच में से हटे तो यही होगा। आतंकवादियों का महिमा मंडन भी सॉफ्ट जिहाद का हिस्सा है और वैचारिक तौर पर लोगों को गुमराह करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। संसद पर हमले का दोषी अफजल गुरु, मुंबई में 26/11 हमलों का दोषी आमिर अजमल कसाब, 1993 के बम ब्लास्ट का दोषी याकूब मेमन, हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी बुरहान वानी, रियाज नायकू, ये सब कौन थे? ये सब खुद को जिहादी कहते थे। आप इनके तमाम वीडियोस देख लीजिए, पुराने इनके इंटरव्यूज पढ़ लीजिए। ये कहते थे कि हम जिहादी हैं और ये कहते थे कि हम जिहाद करने के लिए हिंदुस्तान में आए हैं, ये कहते थे।
उसामा बिन लादेन भी खुद को जिहादी कहता था, बगदादी भी खुद को जिहादी ही कहता था, रियाज नाइकू कहता था मैं एक जिहादी हूं और एक दिन शहीद हो जाऊंगा। अब सवाल यह है कि जब ये सारे आतंकवादी खुद को जिहादी मानते थे तो फिर कुछ लोगों को जिहाद शब्द से इतनी परेशानी क्यों हो रही है? विदिन मिनट्स जिस चीज का आपको डर लग रहा था, आपको ऐसे लगने लगेगा कि सच्चाई में मेरे साथ ऐसा हो गया। वो हुआ ही नहीं है, सोच में ही चल रहे हैं आप। यू आर ओनली थिंकिंग, नथिंग हैज चेंज। यू आर स्लीपिंग इन योर बेड और आपको लग रहा है कि कहीं पे लड़ाई हो रही थी और लड़ाई जोन में, वार जोन में मैं चला गया था और उस जोन में मैं भी बम से उड़ा दिया गया हूं। और आप वाकई उसको सच मानने लगते हैं बिस्तर पे लेटे लेटे। फियर ऐसी चीज है। अब साथ में विवेकानंद ने इसके बारे में क्या कहा? फियर इज डेथ, इट्स ए सिन। ही सेज इट्स ए सिन, इट्स ए हेल एंड अनराइटियसनेस and a wrong life. We are living a wrong life. That's what Vivekananda said. No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. क्या एक बहुत बड़ा भगत, भगवान का भगत था। भगवान की मूर्ति पे रोज जाता था, फूल चढ़ाता था। एक दिन भगवान प्रकट हुए, बेटा क्या चाहते हो? ये लाइफ में होता नहीं है, वैसे कहानी है ये। हाँ? उसने कहा भगवान एक दिन के लिए मैं आपको आराम देना चाहता हूँ, क्योंकि आप देखो स्टैचू बने खड़े रहते हो सुबह से शाम तक, ऐसा आपका हाथ है, हिला भी नहीं सकते। तो एक दिन मैं आपकी जगह खड़ा होना चाहता हूं ताकि एक दिन आप आराम कर लो और मुझे भी कुछ तजुर्बा मिले। तो बोले ठीक है भैया, खड़े हो जाओ, लेकिन बोलना मत बिल्कुल। पूरे दिन बोलना नहीं, कुछ हाथ पांव हिलाना नहीं, स्टैचू की तरह खड़े रहना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है भगवान। तो खड़े हो गए। तो एक सेठ जी आए, उन्होंने वहाँ पे कहा कि भगवान मैं एक नया बिजनेस आज शुरू कर रहा हूँ, तो मेरा ख्याल रखना, मेरे बिजनेस को बहुत फ्लरिश करना। ये प्रार्थना की, प्रसाद चढ़ाया, चल दिए। गलती से उनका बटुआ वहाँ गिर गया। अब ये जो साधु था, ये जो सेवक था, उसका मन करे कि मैं उसको बता दूं कि अरे तेरा बटुआ रह गया, लेकिन भगवान ने बोला बोलना नहीं बोला। तो दूसरी देर में गरीब आया, बोला भगवान 3 दिन से बच्चे भूखे हैं, कुछ इलाज करो भगवान। और जैसे उसने हाथ जोड़ा तो निगाह चलेगी बटुए पर, बटुआ उठाया, बोला भगवान तेरा बड़ा शुक्रिया। कहा भगवान ने मेरी सुन ली, वो बटुआ लेके चल दिया बेचारा। जो लोग जी न्यूज को निशाना बनाने में जुटे हैं, उन लोगों को राष्ट्रवाद से बड़ी चिढ़ है। देश के समर्थन में जो भी बातें हो सकती हैं, ये लोग उन सभी बातों का विरोध करते हैं। अगर आप कश्मीर में पत्थरबाजी पर सवाल उठाते हैं तो ये मानव अधिकारों की बात लेकर आ जाते हैं। पुलवामा में रियाज नाइकू के एनकाउंटर के दौरान सेना पर पथराव हुआ, सुरक्षा बलों की गाड़ियों पर हमला हुआ। वही लोग सुरक्षा बल पर पथराव कर रहे थे जिन लोगों को हमारी ही सेना के जवान एनकाउंटर से पहले उनके घरों से सुरक्षित बाहर निकाल कर लाए थे कि ये कहीं मर ना जाएं। लेकिन यही पत्थरबाज हमारे देश के बुद्धिजीवियों के और टुकड़े टुकड़े गैंग के हीरो बन जाते हैं। और इन्हीं पत्थरबाजों की तस्वीरें खींचकर ये बताया जाता है कि कैसे कश्मीर में आज़ादी की लड़ाई चल रही है। इनकी तस्वीरें खींचकर बड़े बड़े पुरस्कार ले लिए जाते हैं। इस पूरे मुद्दे पर हमारे देश के कुछ नेता भी आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ और लोगों ने भी हमें अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी हैं। आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि आप इन प्रतिक्रियाओं को भी देखें। सुधीर चौधरी जी के ऊपर जो सीपीआई द्वारा एक जो एफआईआर लगाया है केरला में, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। सुधीर चौधरी एक बेबाक पत्रकार हैं और हर बात को वो बड़े बेबाकी से रखते हैं।
उन्होंने इस प्रकार के कई विषय उठाए जो कि लोगों को शायद अच्छे नहीं लगे होंगे, और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर प्रेस इस प्रकार के विषय नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? मैं सर्वप्रथम सुधीर चौधरी को धन्यवाद दूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं है। देश की जनता राष्ट्रवादी चैनल के रूप में जी को देखता है और सुधीर चौधरी को देखता है। जो दिखाया गया था कश्मीर का जमीन हड़पने का, एक खास समाज को देने का, पता नहीं किस केरल को क्यों इसके लिए तकलीफ हुई। केरल की सरकार क्या उसकी सजा इनको दे रही है जब उन्होंने लव जिहाद की बात दिखाया था? अगर हिम्मत था कम्युनिस्ट पार्टी को तो वो कश्मीर में ही इस पर केस करता। बहुत बड़े पैमाने पर मीडिया को सप्रेस करने की कोशिश चल रही है और कुल मिलाकर मीडिया अपने खिलाफ कुछ नहीं दिखाए। इस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोकतंत्र पर ये एक बहुत बड़ा हमला है, हमारे लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इससे तैयार होता है। प्रेस की आज़ादी पर किया गया कटु प्रहार है। जी ने स्वतंत्र तरीके से घटनाओं का अवलोकन किया है। उसके लिए उसके संपादक श्री सुधीर चौधरी के विरुद्ध 7 समुद्र पार केरला में जाकर के किया गया जो मुकदमा है, मैं उसको उचित नहीं मानता हूं, मैं उसकी निंदा करता हूं। अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले लोग ऐसे समय पे चुप्पी साध लेते हैं। वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं जब ये कहानियां उन लोगों के कृत्यों को सामने रखती है जिनके नाम पर वो राजनीति करते आए हैं। सेक्युलरिज्म का चोला पहनकर राजनीति करने वाले ये दल और अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले वे लोग सुधीर चौधरी जैसे पत्रकारों के साथ खड़े दिखाई नहीं देते, लेकिन हिंदुस्तान सुधीर चौधरी जैसे पत्रकारों के साथ खड़ा हुआ है और खड़ा रहेगा। सुधीर चौधरी जी एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और जी न्यूज एक प्रतिष्ठित नेशनल न्यूज चैनल है जो पूरे देश में देखा जाता है और वो सच दिखाता है। अब जिस तरह सुधीर चौधरी जी पर एफआईआर दर्ज किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। केरल की सरकार को चेताते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार इस तरह से कोई राष्ट्रवादी पत्रकार के साथ इस तरह जुल्म, ज्यादती और एफआईआर करेगी तो देश चुप नहीं बैठने वाला है। तो आपने देखा, ये खबर आई जम्मू से और एफआईआर हुई केरल में। इस समय देश के करोड़ों लोग यानी आप सब डीएनए देख रहे हैं और हमें लगातार समर्थन दे रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है, और यही हमें साहस देता है। जो वो कर रहे हैं वो एक राइट चीज के लिए कर रहे हैं, एंड जब भी आप राइट चीज के लिए उठते हो सो देयर आर फ्यू पीपल हु आर अगेंस्ट इट। तो वैसे उनके साथ भी हो रहा है सेम चीज, बट द मोटिव व्हाट ही वांट्स इज दैट इज राइट, तो वो सही है बिल्कुल। जो गलत चीज है उसके लिए तो लड़ना ही चाहिए, गलत के लिए बोलना ही चाहिए। ये जो गलत कर रहे हैं उसके लिए चुप बैठते हैं, वो भी गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो इसके लिए सच को तो बोलना ही चाहिए, सच को दिखाना भी चाहिए। अच्छा कर रहे हैं, इनको ऐसे ही करना चाहिए, हम सब इनके साथ हैं। इनके खिलाफ ऐसा एफआईआर तो ये लोग करने ही वाले हैं, क्योंकि इन लोगों को देखा नहीं जा रहा है। इतने साल से वही हो रहा था जो ये चाहते थे, और न्यूज़ भी वही दिखा रहा था जो ये चाहते थे। अब न्यूज़ चैनल जो है, कई न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो सच बता रहे हैं। ये बिल्कुल सही है, उनको बिल्कुल ये करना चाहिए और हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, और जो भी वो कर रहे हैं अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। आपको ये भी याद होगा कि वर्ष 2018 में जी न्यूज ने जम्मू के कठुआ में एक बच्ची के साथ हुए बलात्कार की खबर का सच आपको दिखाया था। ये वो समय था जब पूरा मीडिया एक तरफ जा रहा था, पूरे देश में एक खास तरह की रिपोर्टिंग हो रही थी, और उस समय भी हमने उस आंधी का विरोध किया था, क्योंकि वो आंधी थी गलत रिपोर्टिंग की, और हमारी रिपोर्टिंग की वजह से उस समय एक बेगुनाह का जीवन बर्बाद होने से बच गया था। तब भी हमारे खिलाफ इन्हीं लोगों ने ऐसी ही मुहिम चलाई थी और हमें गलत साबित करने की कोशिश की थी। आपको याद होगा जेएनयू में जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, तब भी हमने वो खबर आपको दिखाई थी, और तब भी यही गैंग हमारे खिलाफ खड़ा हो गया था। तब भी एफआईआर दर्ज की गई थी और यह कहा गया था कि जी न्यूज ने जो वीडियो चलाया है वो डॉक्टर्ड है। उसकी लैब में जांच हुई और जांच के बाद यह पता चला कि वो वीडियो बिल्कुल सही था, वो डॉक्टर्ड नहीं था। और ये मैं आपको
जो औपचारिक रूप से जो रिपोर्ट आई है, जो ऑफिशियल रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर बता रहा हूं। लेकिन जी न्यूज को लेकर कितना दुष्प्रचार इन लोगों ने किया, इसी को सॉफ्ट जिहाद कहते हैं। और मैं आपको बार बार हम आपको ये बात बताते हैं, हार्ड जिहाद और सॉफ्ट जिहाद के इस अंतर को समझिए। हार्ड जिहाद तो आतंकवादियों के रूप में आपको दिख जाता है, आतंकवादी मारे जाते हैं, हार्ड जिहाद वहीं समाप्त होता है। लेकिन जो सॉफ्ट जिहाद है वो आपके जीवन में, आपके आसपास अब इतना जबरदस्त तरीके से घर कर चुका है कि आपको समझ में भी नहीं आता कि कब आप सॉफ्ट जिहाद के शिकार हो गए। क्योंकि यहां आपको गोली नहीं लगेगी, आपका खून नहीं बहेगा, बल्कि आपके दिमाग पर इसका असर होगा, और वो भी एक नशे की तरह धीरे धीरे। और ये सॉफ्ट जिहाद एक के बाद एक पीढ़ियों को समाप्त करता चला जाएगा, पीढ़ियों को बर्बाद करता चला जाएगा। अब एक बार फिर जम्मू की खबर पर केरल में ऐसे ही एफआईआर दर्ज हो रही है जैसे पहले हुई थी। इस एफआईआर में आईपीसी की धारा 295A के तहत आरोप लगाए गए हैं। आपको यह भी समझना चाहिए कि ये आरोप क्या कहते हैं। इस धारा के तहत वो कार्य अपराध की श्रेणी में आएंगे जिनके जरिए कोई व्यक्ति जानबूझकर और गलत इरादों से भारतीय नागरिकों के किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों और भावनाओं को आहत करता है या ऐसा करने की कोशिश करता है। ये अपमान बोलकर, लिखकर, संकेतों द्वारा या विजिबल रिप्रेजेंटेशंस द्वारा किया जा सकता है। आईपीसी 295A एक गैर जमानती धारा है जिसके अंतर्गत दोषी पाए गए व्यक्ति को 3 वर्ष तक की जेल हो सकती है। और यही डर ये लोग हमें दिखाना चाहते हैं, ये 3 साल की जेल का डर हमें दिखा रहे हैं। और ये 3 साल की जेल हो, इसके लिए ये जम्मू से चलकर केरल तक गए हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए। यानी कानून की यह धारा तभी लागू होती है जब यह सिद्ध हो जाए कि व्यक्ति का इरादा वाकई किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक भावनाओं को आहत करने का था। यहां यह भी जानना जरूरी है कि वर्ष 1860 में जो इंडियन पीनल कोड बना था, जिसे आप आईपीसी कहते हैं, 1860 में बना था, और यह धारा वर्ष 1927 में इसमें जोड़ी गई थी। अंग्रेजों के जमाने के इस कानून की सुप्रीम कोर्ट भी कई बार व्याख्या कर चुका है और इस बात पर जोर देता रहा है कि बिना किसी गलत इरादे से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को धारा 395A के तहत अपराध नहीं माना जाना चाहिए। जैसा हमने आपको कहा, इस धारा का अक्सर दुरुपयोग ही होता है। भारत में हमेशा यह सवाल उठता है कि अभिव्यक्ति की आजादी बड़ी है या धारा 295A बड़ी है। यहां आपको यह भी बता दें कि संविधान की धारा 19 देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार देती है। धारा 19(1)A कहती है कि भारत के हर नागरिक को अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का मूलभूत अधिकार प्राप्त है। यह मुझे भी प्राप्त है और इसी अधिकार का इस्तेमाल वो लोग भी करते हैं जो टिकटॉक पर भड़काऊ वीडियो डालते हैं, वो भी इसी धारा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके तहत कोई भी व्यक्ति न सिर्फ विचारों का प्रचार प्रसार कर सकता है बल्कि किसी भी तरह की सूचना का आदान प्रदान करने का अधिकार भी वो रखता है। देश के सभी नागरिकों के साथ साथ प्रेस और मीडिया को भी अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े ये सभी अधिकार शामिल हैं, उन्हें दिए गए हैं। और आखिर में हम आपको एक बार फिर से जिहाद का सच जरूर बताना चाहते हैं। उससे पहले हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। सवाल यह है, अगर कोई जिहाद का नाम लेता है तो इन लोगों को बुरा क्यों लगता है? जिहाद का नाम लेने पर ये लोग असहनशील क्यों हो जाते हैं? जिहाद के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर सकता? क्या संविधान में लिखा है कि आप जिहाद पर बोल नहीं सकते? किस कानून में लिखा है कि जिहाद पर बात नहीं कर सकते? ये कैसे तय हुआ कि जिहाद पर बात करने से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं? इस्लाम के मुताबिक जिहाद का अर्थ है पवित्र युद्ध, जिसकी एक व्याख्या यह भी है कि कोई भी इंसान जब अपने अंदर की बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करता है तब वो एक पवित्र संघर्ष करता है और इस्लाम में इसे ही सबसे बड़ा जिहाद कहा गया है। लेकिन यह परिभाषा सिर्फ इस्लाम की पवित्र किताबों में ही बंद होकर रह गई है। इस्लाम के ठेकेदारों ने इसकी जो नई और गलत परिभाषा गढ़ी है वो आज आपको समझनी चाहिए। इतिहासकार सैयद अतहर अब्बास रिजवी की लिखी किताब खलजी कालीन भारत में लिखा गया है कि जिहाद का मतलब होता है इस्लाम के प्रसार के लिए युद्ध। इस किताब में यह भी लिखा है कि आमतौर पर सुल्तान अपनी सभी लड़ाइयों को जिहाद कहते थे। इसका मतलब यह हुआ कि मध्यकाल से ही जिहाद का सुविधा के मुताबिक इस्तेमाल होता रहा। आज दुनिया भर के आतंकवादी बेकसूर लोगों की हत्या को धर्म युद्ध का नाम देते हैं और इसे जिहाद कहते हैं। इसी इस्लाम के आधार पर आज भी आपको बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कोरोना वायरस उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यह भी इसी का हिस्सा है।
कट्टरता और हिंसा के रास्ते पर चलने वाले खुद को जिहादी कहते हैं और इस बात का प्रचार करते हैं कि ऐसे जिहाद से जन्नत मिलती है और जन्नत में 72 हूरें उनका इंतजार करती हैं। लेकिन जो बात हम आपके सामने कर रहे हैं, अब ये बात कहने की हिम्मत इस देश में कितने लोगों को रह जाएगी, कितने लोगों में रहेगी, ये आज आप सबको सोचना है। आज आप सबको तय करना है कि आप इस देश की दशा और दिशा क्या चाहते हैं। अब शहीद कौन कहलाएगा? जो एनकाउंटर में मारा गया आतंकवादी है उसे आप शहीद कहेंगे, या जिस बहादुर सैनिक ने आपके लिए शहादत दी है अब वो शहीद कहलाएगा? स्मारक अब आतंकवादियों के बनेंगे या हमारे बहादुर जवानों के बनेंगे? अब आपको ये तय करना है।